हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि भैया अदानी पर शॉर्ट सेलिंग अटैक में किस किस का हाथ है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट निकाल कर। तो इसमें कुछ लोगों का नाम और हाथ पैर सब कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेटा आपके सामने है। वीडियो बहुत लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम ने कर रखा है। तो भैया नेताजी वाला काम ना करें, अच्छे से सब्सक्राइब रखें तो वीडियो अपलोड होगी या मैं लाइव आऊंगा तो आपको पता चल सकेगा। और आज जिस तरह की अपडेट मैंने HDFC बैंक की अपने टेलीग्राम में दी थी कि गैप अप खुले, तो भैया दौड़ना मत। आज आप देख लो कि आपकी भाई के एडवाइस ने कितना फ़ायदा किया। तो भैया बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक तो अदानी के बारे में और दूसरी इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट, और अदानी की रिपोर्ट भी बड़ी और ये स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट भी काफ़ी बड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 10 जुलाई को शुरू हो रहा है हमारा स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। जिस तरीके से सेक्टर चेंज की मैं बात लगातार कह रहा हूं और आप लोग जो देख रहे हो, सेक्टर चेंज दिख रहा है। केमिकल सेक्टर चल रहा है, थोड़ा सा बीच में सीमेंट चल रहा है, थोड़ा सा कंज्यूमर चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर चेंज आने वाला है इस बजट में। किस तरीके से होगा 10 जुलाई के स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में सिखाएंगे। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हो, हाथ पकड़ के सिखाएंगे, जिसमें आपको रिविजन सेशन, उसके बाद स्टडी मटेरियल, होमवर्क सब कुछ मिलने वाला है। तो कोई भी सीख सकता है, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड पर्सन हो। ऐसे भी लेडीज़, आर्मी पर्सन और हैंडीकैप के लिए डिस्काउंट है। आप क्रेडिट कार्ड से, EMI से भी क्लास ले सकते हो। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए, और मौका किसी भी हालत में जाने मत दीजिए। तो पिछले साल अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने तहलका मचाया। ग्रुप को $153 अरब का मोटा मोटा न्नुकसान हुआ। ठीक है, तो अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है और उनका कहना है इस अटैक के पीछे जो है ना, एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर, एक न्यूयॉर्क हेज फंड, एक मॉरिशस बेस्ड इन्वेस्टर और एक बड़े भारतीय बैंक से जुड़ा ब्रोकर है। ये मैं नहीं कह रहा, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और अभी कहानी ये है कि ताज़ा गर्मा गर्मी हुआ है, जिसमें सेबी ने जब सो कॉज नोटिस भेजा हिंडनबर्ग को, तो उसने भी पलटवार किया। वो अगेन कहानी हो गई, राइट है। तो अभी जो नए खुलासे हुए हैं, तो सेबी के पत्र ने पहली बार दिखाया कि हिंडनबर्ग ने अपने अदानी रिसर्च को प्रकाशित होने से पहले किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट LLC के साथ विशेष रूप से साझा किया था। ठीक है, तो ये हिंडनबर्ग ने किया था और दोनों फर्म के बीच प्रॉफिट शेयरिंग का सौदा था। न्यूयॉर्क हेज फंड ने हिंडनबर्ग की तुलना में शॉर्ट बेट पर 3 गुना अधिक कमाया। इसके अलावा किंगडन ने ट्रेड को अंजाम देने के लिए भारत के सबसे बड़े बैंक में से एक की मदद ली। तो भैया कोई घर का भेदी है, ऐसा होता है ना कि जैसे कोई दो बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, कोई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, दूसरा चाहता है ये तेज़ी से ना बढ़े। लगता तो कुछ वही है। तो हिंडनबर्ग और इनके जो संस्थापक हैं एंडरसन, किंगडन के संस्थापक हैं मार्क किंगडन, और मॉरिशस स्थित जो निवेशक हैं के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड को भेजा गया है ये नोटिस। अरबपति अडानी परिवार की प्रमुख कंपनी अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड के इर्द गिर्द ट्रेडिंग एक्टिविटी की सेबी जांच का हिस्से में। तो किंगडन ने हिंडनबर्ग के साथ प्रॉफिट शेयरिंग समझौता किया था। अदानी शॉर्ट बेट के लिए के इंडिया फंड के जरिए ट्रेड को रूट करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय और प्रयास के कारण कटौती को 25% तक कम कर दिया गया था। ध्यान से सुनिएगा, मेरे शब्द थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, बट चूंकि ये रिपोर्ट है तो जो रिपोर्ट में कही गई है मैं उसी शब्द को यूज कर रहा हूँ, जिससे कि कोई भी शब्द का मतलब ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि ये सब सेंसिटिव मैटर होता है। तो जो बात कही जाती है वही कह देना ज़्यादा उचित है। तो दिसंबर के अंत तक किंगडन ने फंड के शेयर में सब्सक्रिप्शन लेना शुरू कर दिया था और जनवरी में अदानी इंटरप्राइज में शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए 2 किस्त में $43 मिलियन ट्रांसफर किए थे। किंगडन कैपिटल ने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में मदद करने के लिए कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड या KMIL के साथ समझौता किया। अगेन यहाँ पर मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि कोटक महिंद्रा इस पर क्लैरिफिकेशन दे चुका है कल ही, बट ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मैं यही कह रहा हूँ कि यही कहानी है जो मीडिया में थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न होता है। रिपोर्ट जारी होने के कुछ दिन पहले के इंडिया फंड ने 10 से 20 जनवरी के बीच
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 8,50,000 शेयर के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाई और 1 फरवरी से 22 फरवरी के बीच इन पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। सेबी ने नोटिस में कहा कि इन दावों से $22.3 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। शॉर्ट सेलर के साथ अपने सौदे के हिस्से में किंगडन पर हिंडनबर्ग का $5.5 मिलियन बकाया था और सेबी के नोट के अनुसार 1 जून तक लगभग $4.1 मिलियन का भुगतान किया जा चुका था। तो अभी ये तो मामला आप समझ गए कि इन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा है और किस तरीके से कहा है। तो ये है कि 1 जुलाई को अपने बयान में क्या हुआ कि हिंडनबर्ग ने सेबी पर इस लेन देन और कोटक महिंद्रा लिमिटेड के बीच संबंध को छिपाने के लिए पलटवार किया। हिंडनबर्ग ने सेबी को दोषी ठहरा दिया। हिंडनबर्ग ने कहा कि इसका नोटिस स्पष्ट रूप से उस पार्टी का नाम बताने में विफल रहा जिसका भारत से वास्तविक संबंध है। और कोटक बैंक आप जानते हैं कि उदय कोटक द्वारा स्थापित भारत के प्रमुख और सबसे बड़े बैंक में से एक है, ब्रोकिंग फर्म में से एक है और ये किंगडन द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर की देखरेख करता है। हिंडनबर्ग ने कहा कि इसने के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड का नाम लिया है और कोटक नाम को संक्षिप्त नाम KAML किया है। और कोटक बैंक ने क्या कहा कि भैया हिंडनबर्ग कभी भी कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल का ग्राहक नहीं रहा है, न ही यह कभी के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्टर रहा है। फंड को पता नहीं था कि हिंडनबर्ग उसके किसी इन्वेस्टमेंट का भागीदार है। तो ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग है, बट आप ये समझ सकते हो कि कोई बड़ा कार्यक्रम किस तरीके से किस बड़े स्केल पर जाकर अंजाम दिया जाता है और क्या कहानी बनती है। वहीं पर अब दूसरी रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनले की, जो बहुत ही धमाकेदार रिपोर्ट है और ये धमाकेदार रिपोर्ट अपने आप में इंडियन मार्केट में कैसे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण इंडियन मार्केट हर एक दिन नया हाई बना रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसा कि तूफानी दौर चल रहा है, रोज़ हायर हाई मार्केट बना रहा है, 80,000 सेंसेक्स छू चुका है, निफ्टी ने 24,300 का आंकड़ा पा लिया है, रुकने का नाम नहीं है, कहाँ से गिरेगा पता नहीं। SIP फंड बढ़ रहा है, DII बाइंग लगातार कर रहे हैं और FII भी जो सेलिंग में थे अब नेट बायर में बन चुके हैं। ठीक है, जो मार्केट में एक सीधा सा है, भारत बेचो चाइना खरीदो, जो FII ऐसा कर रहे थे अब वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। FII को मेजर लॉस हुआ, जो मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था, और FII को मेजर लॉस हुआ तभी सुनने में ये भी आता है, ऑफिशियल नहीं है बट कहा जाता है कि FII वाले अब रिटेल इन्वेस्टर का डेटा भी कुछ ब्रोकिंग हाउस से खरीद रहे हैं। सही क्या गलत क्या पता नहीं, बट मार्केट में ऐसी र्यूमर्स चल रहे हैं। तो अब क्या है, ये हमारे इंडियन मार्केट की मजबूती का संकेत है। मामूली सी गिरावट लोकसभा चुनाव के बाद हुई थी, रीज़न वही था कि जो बहुमत की कहानी थी वही सब कहानी थी, बट फाइनली अब सरकार बन चुकी है तो उम्मीदों पर मार्केट चल रहा है और उम्मीदों पर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि भैया ये जो बदलाव आया है, जो इंडियन मार्केट अब रिटेलर के हाथ में जा चुका है, जो रिटेलर इस तरीके से मार्केट को लेकर जा रहे हैं, ये एक जो मार्केट है 2004-07 के बुल मार्केट से काफ़ी अलग है, क्योंकि इस बार जो है मैक्रो स्टेबिलिटी है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए पता है ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, जिसके कारण मैं लगातार आप लोगों से बात करता हूँ कि मार्केट में जो छोटी कभी भी गिरावट आती है, वो गिरावट मंदी है ही नहीं, वो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है। और अब हमारा इंडियन मार्केट को किसी ग्लोबल ट्रेंड देखने की ज़रूरत नहीं, हमारा ये अपने स्टाइल में चलता है, थोड़ी भी गिरावट हो वापस से आता है। तो यहाँ पर फ्लो का जो फंड का जो फ्लो आ रहा है वो स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है, लिक्विडिटी को मेंटेन किया है। जो इंडियन मार्केट का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इन्वेस्टर हर एक नए सेक्टर को तलाश रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही सेक्टर चल रहा है, मार्केट एक होलसम में चल रहा है, कभी स्मॉल कैप, कभी मिड कैप, अब लार्ज कैप आ रहा है, कभी PSU चलता है तो अब प्राइवेट बैंक आ रहा है। तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है, जहाँ पर ये सब चीज़ें क्या है कि मिल के एक लॉन्ग टर्म का विज़न आपको देती हैं कि हाँ ये एक लॉन्ग टर्म का विज़न है। तो भैया आप भी याद रखिए कि ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में कहा गया है, ये हमेशा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी मार्केट की तेज़ी या मंदी को समझने के लिए। और मैक्रो स्टेबिलिटी जब किसी भी मार्केट में रहती है तो वहाँ पर छोटा मोटा जो करेक्शन बनता है वो एक अपॉर्चुनिटी होता है। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट हाई पर है। जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी नॉर्मल लोग डर जाएंगे और उनको कोई बताने वाला नहीं होगा कि गिरा क्यों। वहीं पर मैं आपको आज ही बता देता हूँ कि अगर वो गिरता है तो वो आपके लिए मौका होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है। तो आपको सिर्फ फोकस रखना होगा अच्छे सेक्टर पे
और अच्छे शेयर पर, जिससे कि आप सही तरीके से वापस से री एंट्री करके अच्छा पैसा कमा सको, ये नहीं कि डरो। बस वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।